नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगले अध्याय के बारे में जो पद और उनके भेद से संबंधित है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द और पद में क्या अंतर है। मोहन ने बाजार से एक पुस्तक खरीदा। मोहन ने बाजार से एक पुस्तक खरीदा। तो देखिए, ये क्या है? एक सेंटेंस है। ये क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस का मतलब ये क्या है? एक वाक्य है, कंप्लीट वाक्य है जिसका एक सेंस निकल रहा है। ये क्या है? एक कंप्लीट वाक्य है जिसका एक सेंस निकल रहा है। मोहन ने बाजार से एक पुस्तक खरीदा। लेकिन अगर यहीं इंडिपेंडेंटली पूरी तरीके से अगर हम लिखें, एक स्वतंत्र शब्द लिखा है, बाजार, स्वतंत्र शब्द लिखा है बाजार, बाजार यानी मार्केट। तो अगर बाजार को देखा जाए तो बाजार में, और ये पूरे इस बाजार में जो स्वतंत्र रूप से है, और ये एक वाक्य का हिस्सा है, दोनों में अंतर क्या है? यही दोनों में अंतर है, शब्द और पद। अगर इसे हम जान गए तो शब्द और पद को जान जाएंगे। तो देखिए, जब कोई वर्णों का समूह जिसके कुछ विशेष अर्थ निकलते हों, स्वतंत्र, जो पूरी तरह स्वतंत्र हो और उसके अर्थ निकल रहे हैं, तो उसी तरह उसे हम कहते हैं शब्द कहते हैं। तो ये क्या है? जब ये इंडिपेंडेंट रहता है, पूरी तरीके से स्वतंत्र रहता है, तब हम इसे शब्द की श्रेणी में रखते हैं, इसे शब्द कहा जाता है। और जब यही शब्द किसी सेंटेंस का हिस्सा बन जाता है, किसी वाक्य का अंग बन जाता है, तो अब इसी शब्द को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब कोई स्वतंत्र शब्द पूरी तरीके से स्वतंत्र रहता है तो उसे शब्द कहेंगे, लेकिन अगर वो किसी वाक्य का हिस्सा बन जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? पद के नाम से जानते हैं, पद कहेंगे उसे। तो देखिए, शब्दों को किस तरीके से, सबसे पहले वर्ण आते हैं और वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्द और अक्षर। ठीक है, अक्षर क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, और शब्द होते हैं, छोड़िए, शब्द क्या है कि वर्णों के मेल से, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से स्वतंत्र रूप से जो मेल से जो भी प्राप्त होता है, उसका कुछ विशेष अर्थ होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है, और वाक्यों से परिच्छेद बनता है और अनुच्छेद बनता है। परिच्छेद व अनुच्छेद बनता है, यानी पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ को लेके मिला के आलेख बनता है। तो इस तरीके से इनका क्रम है। तो हमने सीखा कि शब्द क्या है और पद क्या है। तो पदों को विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। तो आइए देखते हैं कि पद के वर्गीकरण कैसे कैसे हैं, कैसे पद को वर्गीकृत किया गया है। तो नया हेडिंग लिखेंगे, पद के भेद। पद के भेद, नई हेडिंग लिखेंगे, पद के भेद। इसे आप ध्यान से देखिएगा। पद के श्रेणी में कुल 8 प्रकार के भेद हैं। 1, 2, ऐसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। कुल 8 प्रकार के पद हैं। कौन कौन से? देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण,
क्रिया, उसके बाद बोलते हैं क्रिया विशेषण। उसके बाद संबंध बोधन, संबंध बोधक, उसके बाद समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, इसके बाद विस्मयादि बोधक। अब इसे हम देखते हैं कि हिंदी में इसे तो हमने देख लिया, अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश में देखिए इसी पद को, पद के भेद को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पद के भेद, पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। जब इंग्लिश की क्लासेस आप देखेंगे तो उसमें संज्ञा को नाउन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, नाउन कहते हैं, सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं, इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, इसे हम कहते हैं वर्ब, क्रिया को वर्ब कहा जाता है, क्रिया विशेषण को एडवर्ब कहा जाता है। इसके बाद संबंध बोधन को प्रीपोजिशन कहा जाता है। इसके बाद समुच्चय बोधक को कंजंक्शन कहा जाता है, और विस्मयादि बोधक को इंटरजेक्शन कहा जाता है। इस तरीके से पद के भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसी का हमने सामने सामने आपको इंग्लिश में भी लिख दिया है कि इंग्लिश में से क्या कहते हैं, तो बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होइएगा। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने एक तरीके से बता दिया कि जो चीज़ें हिंदी व्याकरण में हैं वही इंग्लिश व्याकरण में भी उसी प्रकार से है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, आज इस लेक्चर में हम लोग पूरी तरीके से संज्ञा के बारे में बात करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग संज्ञा के बारे में बात करेंगे। संज्ञा, पद का जो प्रारंभिक भेद है, सबसे पहला भेद है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी भी प्राणी, वस्तु, भाव, समूह, पदार्थ इत्यादि के नाम का बोध कराता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी वो चीज़ जो नाम का बोध करा है उसे हम संज्ञा कहेंगे। तो संज्ञा की डेफिनेशन हम देखेंगे, किसी वस्तु, प्राणी, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, समूह व भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, समूह व भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो किसी नाम का अगर बोध कराए तो वो क्या होगा? संज्ञा होगा। आइए देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं। ठीक है, अब देखिए ये किन किन नामों का भेद कराएगा, किन किन नामों का बोध कराएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि किसी वस्तु का, वस्तु मतलब कलम हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, टेबल हो सकता है, लाइट हो सकता है, पंखा हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, मार्कर हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, चप्पल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी वस्तुएं हैं उनका बोध कराता है। उसके बाद प्राणी, प्राणी का मतलब मनुष्य से है और जीव जंतुओं से है, जानवरों से हैं, कीट पतंगों से हैं। तो इन सब के नाम का बोध कराता है। प्राणी के नाम पे, मनुष्य के नाम पे देखिए सीता,
मोहन, गीता, राधा, रमेश, दिनेश इत्यादि इनके नाम का बोध कराता है। अगर बात की जाए, शेर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया, बंदर हो गया, इसके बाद सांप हो गया, केकड़ा हो गया, मगरमच्छ हो गया, इसके बाद तोता, मैना, कौवा, कोयल, कबूतर, ये सारी चीज़ें क्या कराते हैं, नाम का बोध कराते हैं। किसी अगर इसमें देखा जाए स्थान, स्थान का मतलब कोई प्लेस, प्लेस का मतलब हो गया जैसे कोई इमारत हो, जैसे किसी स्थान का नाम, किसी गांव का नाम, किसी ज़िले का नाम, किसी जगह का नाम, किसी देश का नाम, किसी राज्य का नाम, किसी विदेश का नाम, किसी महाद्वीप का नाम, किसी सागर का नाम, किसी महासागर का नाम, किसी पहाड़ का नाम इत्यादि क्या हैं, ये स्थान के नाम हैं। जैसे अमरकंटक, गंगोत्री, इसके बाद सुल्तानपुर, वाराणसी, कोयम्बटूर, चेन्नई, कर्नाटक, बेंगलुरु, इसके बाद महाराष्ट्र, नागपुर, मुंबई, जयपुर, करनाल, चंडीगढ़, लेह, इसके बाद शिमला हो गया, मंडी, कुमाऊनी हो गया, गढ़वाल हो गया, देहरादून, उसके बाद लखनऊ हो गया, पीलीभीत हो गया, सहारनपुर, गया, पटना, इसके बाद रांची, इतने सारे नाम हैं, रायपुर हो गया। तो ये क्या है, स्थानों के नाम है। अगर देशों के नाम पे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जापान हो गया, मंगोल हो गया, रूस हो गया, तो ये क्या है, देश के नाम है। तो इसी तरह समूह के नाम में अगर देखा जाए तो हब मतलब भेड़ों का समूह, इसके बाद टीम हो गया, टीम में भी क्या होते हैं, उसके बाद खिलाड़ियों का समूह, एक टीम हो गया। इसके बाद कलेक्शन के रूप में देखा जाए, एक कलेक्टिव रूप में देखा जाए तो भेड़ों का झुंड हो गया, बंदरों का झुंड हो गया, इसके बाद कच्छा हो गई, तो भी क्या है, इसमें सारी चीज़ों में समूह है, समूह को एक दर्शा रहा है। तो इन सारे के नाम को, भाव हो गया, जैसे प्रेम हो गया, भाव, इसके बाद घृणा हो गया इत्यादि, ये सारे भाव के नाम हैं। तो इनके नाम को जो दर्शाता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं संज्ञा के। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लें तो पता चले कि ये हेडिंग है, संज्ञा। अब संज्ञा के भेद हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के भेद हैं इनके। तो ये 4 रूपों में विभाजित है। संज्ञा के 4 प्रकार से 4 आधारों पे इनके भेद बताए गए। तो जो सबसे पहला आधार है, सबसे पहला आधार है वो है जीवंतता के आधार पे। जीवंतता के आधार पर। अब जीवंतता के आधार पर का मतलब क्या हुआ, जीवन से रिलेटेड है, जीवन के आधार पर। तो देखिए, जीवंतता के आधार पे 2 प्रकार के संज्ञा होते हैं। एक हो गया प्राणीवाचक संज्ञा, पहले इसका भेद लिख लेते हैं, उसके बाद प्राणीवाचक संज्ञा। ये हो गया, दूसरा हो गया अप्राणीवाचक संज्ञा। अप्राणीवाचक संज्ञा, राइट। अब देखते हैं दूसरे प्रकार का संज्ञा देखते हैं। तो ये किसके आधार पे, पहला है जीवंतता के आधार पे, दूसरा है गणना के आधार पे। दूसरा है गणना के आधार पर। तो गणना के आधार पे भी क्या है, 2 किस्म के हैं, 2 प्रकार के संज्ञा है। एक होगा गणनीय, यानी जिसकी गणना की जा सके,
और दूसरा होगा अगणनीय। तीसरा आधार देखा जाए तो तीसरा किस आधार पे है, तो तीसरा आधार है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 रूपों में डिवाइड किया गया है। संज्ञा को 3 रूपों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं ये 3 रूप कौन से हैं। सबसे पहला जो है वो रूढ़ है, रूढ़ संज्ञा। दूसरा है यौगिक संज्ञा। 1 बाई 1 हम इसको देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तीसरा है योग रूढ़ संज्ञा। योग रूढ़ संज्ञा। तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार से संज्ञा को विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं जो सबसे चौथा जो प्रकार है, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है और ज़्यादातर लोग इसी को जानते हैं, इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। तो चौथा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखिए, अर्थ के आधार पर संज्ञा कुल 5 प्रकार का होता है। आइए 1 बाई 1 इनको देखते हैं, इनके नाम देखते हैं। तो सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये बहुत कॉमन है, इसी को सब पढ़ते हैं। अगर संज्ञा के प्रकार अगर पूछा जाए तो सबसे पहले लोग यही बोलना शुरू करेंगे, इसके बारे में नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, इसके बाद समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, इसके बाद भाववाचक संज्ञा, फिर देखेंगे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए, मुख्य रूप से हम लोग हिंदी हो या इंग्लिश हो, इसी को मुख्य रूप से पढ़ते हैं, अर्थ के आधार पे संज्ञा। देखिए, अर्थ के आधार पे जो संज्ञा है वो कुल 5 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार के, गणना के आधार पे 2 प्रकार के, और जीवंतता के आधार पे भी 2 प्रकार के। अगर इसकी बात की जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो क्या बोला जाएगा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो टोटल 5 प्रकार के संज्ञा हैं जो कॉमन है, जिन्हें हम सब इन्हें ही ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो आइए देखते हैं 1 बाई 1 देखते हैं कि ये जीवंतता के आधार पर जो संज्ञा है ये क्या हमें बोध कराता है। अगर बात की जाए प्राणीवाचक संज्ञा की, तो प्राणीवाचक संज्ञा वो चीज़ है, वो संज्ञा जो चल फिर सके, बोल सके, समझ सके, कुछ कर सके, उसे हम प्राणीवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? लड़का हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, गाय हो जाएगा, उसके बाद सिंह हो जाएगा, उसके बाद पशु। ये सब क्या है? ये चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए इनको प्राणीवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है। तो इनके जो नाम हैं ये क्या है? प्राणीवाचक संज्ञा है। तो प्राणीवाचक संज्ञा ये सब संज्ञा में भी प्राणीवाचक संज्ञा हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा भी प्राणीवाचक संज्ञा हो सकता है, जातिवाचक ये भी हो सकता है, इसके बाद समूहवाचक ये भी हो सकता है, द्रव्यवाचक ये भी प्राणीवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ सकते हैं। ये नहीं आएगा द्रव्यवाचक, सॉरी। अब देखते हैं अप्राणीवाचक संज्ञा के बारे में।
अप्राणीवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। अप्राणीवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, आइए इसको देखते हैं। अप्राणीवाचक संज्ञा वो सारे नाम या वो चीज़ें जो चल सकती नहीं, फिर सकती नहीं, बोल नहीं सकती, समझ नहीं सकती, उन्हें हम अप्राणीवाचक संज्ञा की कैटेगरी में लाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो लकड़ी हो गया, पेड़ हो गया, इमारत हो गया, स्थान हो गया इत्यादि, ये सारे क्या हैं, अप्राणीवाचक संज्ञा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अप्राणीवाचक संज्ञा क्या है और प्राणीवाचक संज्ञा क्या है। अब आइए देखते हैं गणना के आधार पे। तो देखिए, वो चीज़ें जिनकी हम गणना कर सकें, ठीक है, वो चीज़ें जिनकी हम गणना कर सकें। अगर गणना के आधार पर देखा जाए तो देखिए, वो चीज़ें जिनकी हम गणना कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड आता है कैलकुलेशन नहीं, जिनको हम गिन सकते हैं वो गणनीय के अंतर्गत आएंगे, और जिन्हें हम नहीं गिन सकते वो क्या है, अगणनीय के अंतर्गत आएंगे। तो गणनीय एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल देख लीजिए, लड़के, ठीक है, कक्षा, ठीक, मास्टर का मतलब अध्यापक, इसके बाद जो भी ये सारी चीज़ें हैं, पेड़ों को भी, अगर एक बगीचे में पेड़ है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं। इमारत है, एक राज्य में या एक प्रदेश में इमारत है तो उनको भी क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं। एक कोई स्थान है तो सारे स्थानों को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के स्थान है, ठीक है, उनको हम गिन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जिनकी गिनती की जा सकती है। अब वो चीज़ें जिनकी गिनती नहीं की जा सकती क्या क्या हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे पानी। क्या पानी को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। चाहे पानी आप एक बूंद उठाइए या एक लोटा उठाइए या पूरा सागर उठाइए, हम गिन नहीं सकते, गणना नहीं कर सकते। दूध हो गया, उसके बाद तेल हो गया। इसके बाद अगर भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आए तो जो प्रेम है, प्रेम, हम किससे कितना प्रेम करते हैं उसको भी हम गिन नहीं सकते, संख्या में नहीं गिन सकते। उसके बाद ईर्ष्या यानी हम किससे कितना जलन रखते हैं, कितनी ईर्ष्या करते हैं, वो भी, उसको भी हम क्या कर सकते, संख्या में नहीं गिन सकते। तो ये गणनीय संज्ञा हो गए और ये हो गए अगणनीय संज्ञा। अब आते हैं हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पे। व्युत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार के संज्ञा होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो देखिए, रूढ़ वो होता है, रूढ़ का मतलब होता है मूल शब्द। जैसे मान लीजिए कि अगर बात की जाए, इसका भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे बात की जाए अगर कलम की, तो कलम यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ। देखिए, कलम की बात की जाए तो अगर इसको अलग अलग कर दीजिए, तो अगर इनका हम संधि विच्छेद कर देते हैं, संधि विच्छेद का मतलब इन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं। तो किसी भी एक, जैसे क और ल का, क और ल का तो कल हो गया, लेकिन प्लस म है तो म का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके से ये जो रूढ़ शब्द है वो क्या है, ओरिजिनल शब्द है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, कुर्सी हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ठीक है। उसके बाद किताब हो गया, ये सारे क्या हैं, ठीक है, ये रूढ़ शब्द है। तो इन्हें हम रूढ़ शब्द की श्रेणी में रखेंगे। तो इनसे रिलेटेड जो नाम होते हैं उन्हें रूढ़ संज्ञा बोला जाता है। अब बात की जाए यौगिक की, तो यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड। कंपाउंड एक केमिस्ट्री में वर्ड आता है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। कंपाउंड का मतलब मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है कि हम कई
कई सारे धातुओं को, कई सारे चीज़ों को मिला के मिक्सचर बनाते हैं, उसे बोला जाता है कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं यौगिक। अगर यौगिक के एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं चारपाई। चारपाई का मतलब क्या हुआ? जिसके 4 पाए हों। तो देखिए इसमें अगर इसको जोड़ा जाए तो चार भी एक वर्ड है और पाई भी एक वर्ड है, चारपाई। तो ये क्या हो गए? एग्जाम्पल के तौर पे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, प्रधान भी एक वर्ड है, मंत्री भी एक वर्ड है, मुख्यमंत्री। ठीक है, इस तरीके से कई सारे वर्ड हैं। जैसे विद्यालय। तो ये सारे क्या हैं? यौगिक शब्द हैं, 2 शब्दों के मेल से बने हैं। तो इन्हें हम क्या करेंगे? इन्हें क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। तो वही एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं क्या? चारपाई, चारपाई, चारपाई हो गया। उसके बाद हो गया प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है, इसके बाद मुख्यमंत्री हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो रसोई घर हो गया। रसोई अलग कर सकते हैं और घर को भी अलग कर सकते हैं, दोनों के अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं। तो रसोई घर भी क्या होंगे? यौगिक की श्रेणी में आएंगे। अब बात की जाए योग रूढ़ की। तो देखिए योग रूढ़ का मतलब क्या होता है? योग रूढ़ का मतलब होता है, योग रूढ़ का मतलब होता है कि जिसे हम अलग करें तो उनके कुछ और नाम निकल रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो पंकज। पंकज, तो देखिए पंकज का मतलब होता है, ये होता है पंख। पंख धन ज। तो ज का मतलब होता है, पंख का मतलब होता है, ज का मतलब होता है जन्मा हुआ, और पंख का मतलब होता है पाकी। आपने अगर देहाती लैंग्वेज में बोला जाए तो कीचड़ पाकी बोलते हैं लोग। तो कीचड़ पाकी हो गया, बारिश होगी तो कीचड़ हो गया, पाकी हो गया। तो वहीं से वर्ड आता है पाकी। देखिए बोली हमने जो सीखा था, बोली का जो चैप्टर है हिंदी भाषा में, आप पीछे पुराने चैप्टर्स में जाइए, हमारे वीडियो में जाइए, देखिए। तो बोली में अलग अलग बोलियाँ हैं। तो इधर जो नॉर्थ उत्तर प्रदेश की, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हिंदी के ही शब्दों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के उसको बोला जाता है। जैसे पाकी हो गया, तो इसका मतलब हो गया कीचड़। कीचड़, च है, ज नहीं है, कीचड़। तो कीचड़ का मतलब क्या हुआ? पंकज का मतलब क्या हुआ? कीचड़ में जन्मा हुआ। लेकिन अगर बात की जाए पंकज की, तो पंकज का मतलब क्या होता है? पंकज का मतलब होता है कमल। पंकज का मतलब क्या होता है? कमल होता है। तो कीचड़ में जन्मा हुआ, कमल कीचड़ में ही जनता है। लेकिन इसका मुख्य मीनिंग क्या है? इसका अगर अलग अलग कर दिया जाए, इसको अलग किया जा रहा है, तो इसकी कुछ और मीनिंग निकल रही है। लेकिन अगर इसका पूर्ण रूप से अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका कुछ और मीनिंग निकलता है। तो इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। और जो योग रूढ़ नाम में आते हैं, जो नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ संज्ञा के आधार पे उनका वर्गीकरण करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये चौथा है अर्थ के आधार पे। इसे हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। अगर बात की जाए, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इस वजह से इसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के नाम को, किसी इंडिविजुअल के नाम को अगर दर्शाता है तो व्यक्तिवाचक। जातिवाचक मतलब उस जाति से रिलेटेड सारे व्यक्तियों का नाम, एक मुख्य जाति जैसे गाय हो गया, उसे दर्शाता है। समूह का मतलब किसी समूह को दर्शाता है, उसे हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। इस तरह भाववाचक संज्ञा, भाव को, भावनाओं को, इमोशंस को बताता है, तो वो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। और द्रव्य का जो विशेष द्रव्य के बारे में नामों को बताता है, उसको हम बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जो किसी
व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अगर बात करें तो जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराता हो, जो किसी विशेष व्यक्ति, यहाँ पे देखिए जो शब्द है विशेष यहाँ पे जोर दिया गया है, जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराता हो, स्थान के नाम का बोध कराता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं विशेष व्यक्ति और स्थानों के नाम और चीज़ों के नाम लिखे हैं जो किसी विशेष व्यक्तित्व का बोध कराते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो आइए वन बाय वन इसको देखते हैं। उदाहरण के तौर पे व्यक्तियों के अपने नाम, तो जैसे मान लीजिए मेरा नाम गजेंद्र, ठीक है, रवि, राम, भरत भी होता है और ये भरत भी होता है, ठीक है। साहिल, तेज बहादुर, सीता, ठीक है, इत्यादि। इनके नाम, ये व्यक्तियों के अपने पर्सनल नाम है, इन्हें भी क्या बोलेंगे? इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। अगर देखिए नदियों के नाम, तो नदियों के नाम देखिए गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सिंध नदी, घाघरा इत्यादि। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, तृष्णा नदी, तापी नदी, उसके बाद लूनी नदी, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जो नदियों के नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। अगर बात की जाए झीलों के नाम, तो देखिए झीलों के नाम कौन कौन से हैं? लोकटक झील हो गया, ठीक है, डल झील जम्मू कश्मीर में, उसके बाद बैकाल झील इत्यादि बहुत सारे झील हैं। तो इन झीलों के नाम को भी क्या कहेंगे हम? ये किसी विशेष व्यक्ति विशेष का, स्थान विशेष का और व्यक्ति विशेष के नाम का बोध करा रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। अगर देखा जाए पर्वतों के नाम, तो देखिए हिमालय हो गया, ठीक है, हिमालय हो गया, उसके बाद हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, राकी पर्वत हो गए, ठीक है, उसके बाद राकी एंडीज पर्वत हो गए, एंडीज पहाड़ हो गए, इसके बाद विंध्य की पहाड़ियाँ, उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, आल्प्स की पहाड़ियाँ। तो ऐसे जितने भी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, इनके नामों को, ये व्यक्ति विशेष के नाम है, इसलिए इनको हम किसके श्रेणी में रखेंगे? जातिवाचक संज्ञा के श्रेणी में रखेंगे। समुद्रों के नाम, तो जैसे मान लीजिए कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है, प्रशांत महासागर है, सिख, हिंद महासागर है, ठीक। तो इन प्रकार के जितने भी नाम हैं, मेडिटेरियन सागर है, उसके बाद तेथिस सागर है, उसके बाद ब्लैक सी है, काला सागर। तो जितने भी समुद्र हैं, सागर हैं, इनके नामों को भी क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। इसके बाद स्थानों के नाम, जैसे स्थानों के नाम क्या हो गए? जैसे मान लीजिए कि स्थान का नाम, कोई भी स्थान का नाम लिख दिए, जैसे मान लीजिए वाराणसी, वाराणसी हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, टेक्सास हो गया, ठीक, टेक्सास हो गया, उसके बाद जर्मनी हो गया, उसके बाद मॉस्को हो गया, ठीक, बीजिंग हो गया, उसके बाद ऐसे बहुत सारे, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, ऐसे बहुत सारे नाम। तो जो भी स्थानों के नामों को या
नगरों के नाम जैसे देखिए नागपुर हो गया, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इसके बाद चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, झांसी हो गया, झांसी के बाद शिमला हो गया, चंडीगढ़ हो गया। तो ये सारे झीलों के नगरों के नाम हैं और स्थानों के नाम। तो इनके भी व्यक्ति विशेष नाम को हम क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। बात कीजिए देशों के नाम, तो देशों के नामों को आप जानते हैं, हम भारत देश के निवासी हैं, भारत हो गया, उसके बाद नेपाल, चीन, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि जो भी देश हैं, देशों के नाम को भी हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है। महासागरों के नाम वही प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सारे क्या हैं, महासागरों के नाम भी क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। नगरों के नाम दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मुंबई, बॉम्बे, ये सारे नाम क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में। अगर पुस्तकों के नाम देखा जाए तो देखिए पुस्तकों के नाम पे जैसे महाभारत हो गया, गीता हो गया, ठीक, कुरान हो गया, रामचरितमानस हो गया, ठीक। इसके बाद हो गया बाइबल हो गया, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब। तो हम लोगों ने देखा था भाषा पढ़ते समय कि ये गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब को, जो पंजाबी भाषा बोली जाती है, तो उसमें इस गुरुमुखी लिपि में इस पूरी पुस्तक को लिखा गया है। तो ये धर्म ग्रंथ है किसका, सिखों का धर्म ग्रंथ है। दिनों के नाम जैसे आज मान लीजिए रविवार है, रविवार हो गया, सोमवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, शुक्रवार हो गया इत्यादि। तो इन दिनों के नाम, महीनों के नाम जैसे मान लीजिए जनवरी हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने के मैंने नाम लिए। त्योहारों के नाम जैसे त्योहारों के नाम दिवाली, ईद, दशहरा, होली, छठ, ये सारे भी क्या हैं, त्योहारों के नाम। कुछ विशेष दुकानों के नाम हो गए, जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मी आभूषण भंडार हो गया, तो ये दुकानों के नाम है। तो ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद होगी काफ़ी आसान है, अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एग्जाम्पल थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया है, उसको देखिए। आप और भी सारे एग्जाम्पल बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप उनको ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग देखते हैं दूसरे यानी जातिवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं।